हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होगा, पढ़ रहे होंगे, बेहतर होगा। चलिएगा अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि लास्ट क्लास में हम सभी पढ़ रहे थे बायोम तथा जीवोम। तो बायोम तथा जीवोम का चैप्टर में हम सभी ने सीखा था कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, कितने डिग्री अक्षांशों पर वन पाए जाते हैं, अक्षांश कितने होते हैं और कौन कौन से अक्षांश बांटे गए हैं, किस अक्षांश पर कैसी जलवायु होती है। निम्न बातों की चर्चा हम सभी ने लास्ट क्लास में कर ली था। टुंडा प्रदेश क्या होता है, ये सब हो गया था। विद्यार्थियों, बाई मिस्टेक ऐसा कह सकते हैं, मानवीय भूल से मैंने आपको कर्क रेखा के स्थान पर मकर रेखा बता दिया था और मकर रेखा के स्थान पर कर्क रेखा बता दिया था। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, सॉरी टू से दैट। तो आप यहाँ कहने का मतलब क्या है कि जहाँ पर कर्क रेखा होना चाहिए वहाँ पर बाय मिस्टेक मेरे मुख से निकल गया था कि मकर रेखा। जैसे उत्तरी गोलार्ध में जो 0 डिग्री विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा होती है, उसको हम सभी अवलोक के माध्यम से भी समझेंगे, लेकिन पहले आप ऐसे सुन लीजिए। तो उसके बाद जो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश होता है, उसको मैंने मकर रेखा बता दिया था, परंतु वास्तव में कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश पर होती है। ऐसा हम इसको कैसे लर्न कर सकते हैं? भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। तो ये क्वेश्चन बार बार आया है एग्जाम में। तो भारत हमारा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में रहता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध के 23.5 डिग्री अक्षांश को कहते हैं। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध के 23.5 डिग्री अक्षांश को कहा जाता है। मैंने आपको कर्क रेखा से मकर रेखा को रिप्लेस करके बता दिया था, तो इसके लिए माफी चाहते हैं। समझने का प्रयास करेंगे एक बार मैप से समझ लेंगे लोग से, तो अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिएगा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो विषुवत रेखा होती है, जिसको भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। जो आपका ग्लोब है वो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा आधो-आध में बांटती है। तो 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, 0 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में। तो कुल मिला के 180 होते हैं, लेकिन जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है उसको भी अक्षांश रेखा को जोड़ते हैं। तो कुल मिलाकर के 128 अक्षांश रेखाएं होती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 0 डिग्री के बाद 1 स्टार्ट होगा, तो 1 से लेकर के 90 इधर, 1 से लेकर के 90 इधर, तो 180 हो गया। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा को 181 अक्षांश रेखाएं टोटल 181 है। तो कर्क रेखा जो होती है वो भूमध्य रेखा के बाद 23.5 डिग्री अक्षांश पर उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा होती है, जिसको कर्क वृत्त भी कहा जाता है। और 66.5 डिग्री अक्षांश को उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त कहते हैं। 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त होता है और 90 डिग्री पर ध्रुव होते हैं। तो इसको आई होप आपने एक बार समझ लिया होगा, और पुराने बातों को जो कि मकर रेखा और कर्क रेखा से रिप्लेस है उसको भुला दीजिए। यहाँ पर ये तथ्य करेक्ट है कि कर्क रेखा यहाँ पर 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। तो आई होप आपने समझ लिया होगा और आप जानते होंगे। चलिएगा, आज का टॉपिक हमारा है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी क्या होता है उसको हम सभी अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी का प्रयोग किसने किया था? तो पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र में अंतर होता है। सबसे पहले हम सभी पारिस्थितिकी पढ़ेंगे, उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र चैप्टर को पढ़ेंगे, क्योंकि पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता 3 ऐसे चैप्टर हैं जो एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पारिस्थितिकी चैप्टर को पढ़ेंगे, उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र को पढ़ेंगे, फिर जैव विविधता समझने में आसानी होगी, जो कि महत्वपूर्ण पॉइंट है, महत्वपूर्ण चैप्टर है पर्यावरण के सिलेबस में, और इसे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, छोटी परीक्षाओं से लेकर के सिविल तक के एग्जाम में पूछा गया है। 30 नंबर का टेट सीटेट में पर्यावरण आता है, एसएससी में, जीएस में आता है, और आप देखिएगा सिविल के सभी परीक्षाओं में पर्यावरण आता है। तो आप ऐसे नहीं कह सकते हैं, लेखपाल में भी तो पर्यावरण जीएस का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। तो यही क्वेश्चन सबसे पहले आपने देखा, अर्नेस्ट हैकल नाम के एक व्यक्ति हैं जो 1869 यानी 1869 में ये प्राणी विज्ञानी थे। इन्होंने सबसे पहले पारिस्थितिकी का प्रयोग किया। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग तो एजी टांसले महोदय करते हैं, लेकिन वहां अभी नहीं जाना, अभी पारिस्थितिकी तक ही रहिए। तो अर्नेस्ट हैकल महोदय 1869 ईस्वी में 1869 में जो एक प्राणी विज्ञानी थे, जिन्होंने पारिस्थितिकी
पारिस्थितिकी शब्द का पहली बार प्रयोग किया और उनका नाम था अर्नेस्ट हैकल। ये बार बार पूछता है, ठीक है। अब देखिएगा पारिस्थितिकी होता क्या है। तो पारिस्थितिकी जीवधारियों के, तो जीवधारियों में कौन कौन आया, पादप और जीव जंतु, ये सारे जीवधारी कहलाते हैं। इनका इनके वातावरण के साथ क्या सामंजस्य है, क्या अंतर संबंध है, किन परिस्थितियों में ये रहते हैं, ये पारिस्थितिकी कहलाता है, ठीक है। तो पारिस्थितिकी हमने क्या समझा, पारिस्थितिकी क्या होता है, जीवधारियों तथा उनके वातावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन ही पारिस्थितिकी है। और हम सभी पारिस्थितिकी को देखेंगे। अर्नेस्ट हैकल ने कैसे क्या डेफिनेशन दिया है, कौन कौन से शब्द प्रयोग किए हैं। तो पारिस्थितिकी वर्ड इकोलॉजी शब्द से बना है। तो इकोलॉजी अब कहते हैं, पहले ओइकोलॉजी कहते थे, OECOLOGY, ओइकोलॉजी कहते थे। बाद में ये आगे बढ़ते बढ़ते इकोलॉजी में परिवर्तन हो गया। स्पेलिंग में जो ओ था वो स्किप कर दिया गया और ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों ओकियोस OIKOS और लोगस LOGOS से बना है। तो ओकियोस का मीनिंग होता है हाउस या घर या रहने का स्थान हम कह सकते हैं। तो और लोगस का मीन्स होता है, जैसे लोगस मीन्स आप जानते हैं लॉजी वर्ड पढ़े हैं, तो लॉजी मतलब होता है अध्ययन करना। तो किसका अध्ययन करना, जीवधारियों के रहने के स्थान, उनके वातावरण का तथा उनके वातावरण के बीच उनका परस्पर जो अंतर संबंध होगा उसका अध्ययन करना पारिस्थितिकी कहलाता है, ठीक है। तो ये सभी हम लोगों ने सीख लिया है। इसके बाद हम सभी देखेंगे पारिस्थितिकी के प्रकार, पारिस्थितिकी को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं, पारिस्थितिकी के अंतर्गत किन बातों का अध्ययन, स्पेसिफिक 3 बातें हैं जिनका किया जाता है। तो चलिएगा हम सभी पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते हैं। अब आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों, क्या बात है वो कि अब तक आपने लेसन 1 जो पर्यावरण का था उसको और लेसन 2 उसमें कुछ तथ्य ऐसे थे जो समझने होते थे, ठीक है। अब आपको तथ्य मिलेंगे और वो रटने वाले तथ्य मिलेंगे, क्योंकि परीक्षा में अब आपको जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा वो परीक्षा में बार बार पूछा गया और उसमें तथ्य है, ठीक है। और तथ्यों को समझा तथा रटा दोनों जाता है, अन्यथा भूल जाएंगे। अब आपसे कहा जाए इसको समझ लीजिए, अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में यानी कि 1869 में प्राणी विज्ञानी थे, पारिस्थितिकी वर्ड का प्रयोग किया था। आपने समझ लिया, मैंने समझा दिया, लेकिन जब तक आप परीक्षा में जाने से पहले इस तथ्य को रिवीजन और याद नहीं करेंगे तब तक आप भूल जाएंगे। तो जो अब जो आपको टॉपिक आगे चलेगा हमारे सिलेबस में वो तथ्य हैं, उन तथ्यों को याद करना होगा, ठीक है। तो आई होप आप मेरी बातों को समझे होंगे। चलिएगा हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिएगा पहला हमने क्या लिख रखा है, पारिस्थितिकी को इकोलॉजी कहते हैं, है ना, ECOLOGY, ठीक ना। तो यहाँ देखिए पारिस्थितिकी को इकोलॉजी कहते हैं लोग। इकोलॉजी मीन्स पारिस्थितिकी तथा पारिस्थितिकी विज्ञान दोनों एक ही है। तो अलग अलग शब्दों में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि विज्ञान लिखा है तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, ठीक ना। चलिएगा कह रहा है पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों तथा उसके भौतिक वातावरण, व्हाट इज द मीन, भौतिक वातावरण में अगर आपने भौतिक पर्यावरण और भौतिक वातावरण सीखा होगा तो आपने पहली क्लास में देखा था, मैंने बताया था पर्यावरण के प्रकार, भौतिक पर्यावरण जिसको अजैविक पर्यावरण भी कहते हैं, मानव निर्मित पर्यावरण या सांस्कृतिक पर्यावरण या सामाजिक पर्यावरण इसको कह सकते हैं। तीसरा पार्ट हमारा था जैविक पर्यावरण। तो भौतिक पर्यावरण के कौन कौन से पार्ट थे, हमारा था जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, ठीक ना, और अन्य जिनको जैव मंडल ओवरऑल कह सकते हैं। मानव निर्मित पर्यावरण में हमने देखा था व्यष्टि था या समष्टि था, रीति रिवाज थे, आर्थिक थे, और जैविक पर्यावरण में पादप, जीव जंतु तथा अपघटक थे, ठीक ना। तो यहाँ पर भौतिक पर्यावरण में मैंने बोला, आपने समझ लिया कि वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, अन्य का एक समूह जिसको जैव मंडल कहते हैं। तो समस्त जीव रहते कहाँ हैं, समस्त जीव स्थल मंडल पर रहते हैं, जल मंडल में रहते हैं, जैव मंडल में रहते हैं, ठीक है। तो जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य उनके अंतर संबंधों का अध्ययन है कि किस प्रकार से वे सामंजस्य स्थापित करके पर्यावरण के साथ रह रहे हैं। तो ये हमारा पारिस्थितिकी कहलाएगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा। सर्वप्रथम
कह रहा है ओइकोलॉजी शब्द का प्रयोग एक प्राणी विज्ञानी, ध्यान रखिएगा बच्चों इंपॉर्टेंट है, अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में किया था। यह ग्रीक भाषा के दो शब्दों कौन कौन सा, ओकियस है ना, ओइकस पढ़ सकते हैं, OIKAS तथा लोगस LOGOS से मिलकर बना है। ठीक है, ओकियस शब्द का होता है हाउस, घर या रहने का स्थान। ठीक है, और लोगस का मीन्स होता है लॉजी या स्टडी, जिसको हम अध्ययन करते हैं। तो समस्त जीवधारियों के रहने का स्थान का अध्ययन और उनके वातावरण का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा आगे चलकर ओइकोलॉजी को इकोलॉजी कहा जाने लगा, मीन्स ओ प्रोनाउंसिएशन में स्किप कर दिया गया। नेक्स्ट देखिएगा इकोलॉजी को हिंदी में पारिस्थितिकी कहते हैं। इसके अंतर्गत जीवधारियों, तो जीवधारियों में बहुत सारे विद्यार्थी जीव वर्ड से समझेंगे कि यहाँ पर सिर्फ ऐसे जीव जंतुओं की बात हो रही है जीव जो चल सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, या तो अपना स्वयं भोजन बना सकते हैं, या दूसरे जीव जंतुओं पर निर्भर रह सकते हैं, या अपघटक। लेकिन पौधे उनके दिमाग में नहीं आएंगे, परंतु आपको समझना होगा जब भी जीवधारी हो तो उसका मतलब पौधे और जीव जंतु दोनों जीवधारी कहलाते हैं। ठीक है, के वास स्थान, वास स्थान का मतलब होता है कि वे कहाँ पर रहते हैं। ठीक है, तथा उन पर पड़ने वाले वातावरण का प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे जीव जंतु, बहुत सारे पौधे जलवायु से प्रभावित होते हैं, और जैसे ही जलवायु परिवर्तन होता है तो जीव जंतु जो होंगे वे अपना आवास छोड़ करके, निकेत छोड़ करके चले जाते हैं, और पौधे या तो अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं उस जलवायु में, या तो वे सूख जाते हैं, या उनकी पत्तियां मुरझा जाती हैं। आपने देखा होगा बहुत ठंडक पड़ती है तो बहुत सारे पौधों को पाला मार देता है, लेकिन बहुत से ऐसे पौधे रहते हैं जिनको पाला नहीं मारता, वो नहीं सूखते, लोग कहते हैं पाला मार दिया। ठीक है, तो ठंडक से वे सूख जाते हैं। तो वो ये क्या है, ये वातावरण का उन पर प्रभाव है कि या तो वे सरवाइव कर लिए, या तो वे मर गए, वे नष्ट हो गए। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे जीव जंतु होते हैं जो उसी पर्यावरण में पनपते हैं, वैसे ही पर्यावरण, वैसे ही वातावरण उनको पनपने के लिए चाहिए। और बहुत सारे जीव जंतु होते हैं जिनको प्रजनन करने के लिए वैसे वातावरण की आवश्यकता है जैसा वातावरण एक भिन्न पशु पक्षी, एक भिन्न जीवधारी पेड़ पौधे नहीं सरवाइव कर पा रहे हैं। उसी में नए नए प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु सरवाइव करके नए नए प्रकार के जीव जंतु का उत्पादन कर रहे हैं, यानी कि नए नए जीव जंतुओं का जन्म हो रहा है। ठीक है, तो यही है कि उनके वास स्थान तथा उन पर पड़ने वाले वातावरण के प्रभाव का अध्ययन पारिस्थितिकी है। आपको दो वर्ड बताया गया था, एक आवास वर्ड बताया गया था और एक निकेत वर्ड बताया गया था। तो आपको पर्यावरण के क्लास में आवास और निकेत वर्ड बहुत बार मिलेगा। तो आवास क्या होता है, किसी भी जीवधारी के रहने का, पनपने का स्थान आवास कहलाता है। और निकेत क्या होता है, एक आवास के अंतर्गत कई सारे निकेत हो सकते हैं, और उस निकेत में पर्टिकुलर प्रजाति का पारिस्थितिकी तंत्र या उनके रहने, उठने, बैठने, पनपने तथा मरने का अध्ययन, उसमें उसके अंतर संबंध उसको देखा जाता है। जैसे कह दिया जाए वन का आवास या वन आवास, तो वन एक आवास है, उसके अंतर्गत कई सारे निकेत हैं। मीन्स व्हाट, कई सारे जीव जंतु ऐसे हैं जो, जंगल एक आवास बड़ा सा है, रहने का स्थान है, उसमें अपना पर्टिकुलर एक स्थान, एक वातावरण बनाए हुए हैं, वो जिन्हीं के अंदर रह करके सरवाइव कर करके जीवन यापन कर करके समाप्त हो जाएंगे, तो वो उनका निकेत कहलाता है। एक आवास में कई निकेत हो सकते हैं, लेकिन एक निकेत में कई आवास नहीं हो सकते। ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो आवास और निकेत आपको कंफर्म हो गया ना, ये बार बार आएगा टॉपिक, दैट्स व्हाई आई सॉल्व्ड। ओके, देखिए वास स्थान और उन पर पड़ने वाले प्रभाव। वास मतलब आप जान गए कि उनके रहने का स्थान। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अर्नेस्ट हैकल महोदय जिन्होंने पारिस्थितिकी वर्ड का प्रयोग किया था, उन्होंने क्या परिभाषा दिया है, ये परीक्षा में आएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिन्होंने पारिस्थितिकी वर्ड का प्रयोग पहली बार किया, उन्होंने क्या, वो क्या महसूस करते थे पारिस्थितिकी के बारे में, तो उनके अनुसार परिभाषा आती है। ठीक है, तो कह रहा है उन्होंने क्या परिभाषा दी, उन्होंने दो परिभाषाएं दी। पहला दिया जीवधारियों के कार्बनिक अथवा अकार्बनिक वातावरण
पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी अथवा पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। ये क्या कह रहे हैं समझिएगा। अर्नेस्ट हैकेल महोदय पारिस्थितिकी के बारे में क्या सोचते हैं? ये कह रहे हैं जीवधारियों मतलब पौधे और जीव जंतु, ठीक है ना, के कार्बनिक मतलब ऐसी चीजें जिसमें जीवाश्म हो, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, ऐसे लोग जो क्या हो गए हैं, जो कार्बन युक्त हो या मरने के बाद जो जीवाश्म में परिवर्तित हो गए हैं, जिनमें जीवाश्म पाया जाता है। जीवधारियों के कार्बनिक अथवा अकार्बनिक वातावरण। अकार्बनिक वातावरण का मतलब अजैविक वातावरण, यानी जैविक वातावरण, अजैविक वातावरण। तो जैविक वातावरण कार्बनिक वातावरण हो गया, अजैविक वातावरण हमारा भौतिक या अकार्बनिक वातावरण हो गया, जिसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है और पारस्परिक संबंधों या उनके पारस्परिक संबंधों की आपस में जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ क्या कोरिलेशन है, किन वातावरण में किस प्रकार का जीव निवास करता है, पनपने की परिस्थितियां होती हैं और वह विकसित होता है, ये उनका पारिस्थितिकी होता है, ठीक ना। तो पहली परिभाषा ये हमारी कन्फर्म हुई। दूसरा देखते हैं उन्होंने क्या कहा है, वातावरण एवं जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। ध्यान से समझिएगा क्या कहना चाह रहे हैं। वातावरण एवं जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को, वातावरण एवं जीव समुदाय मतलब जैविक समुदाय में जिसमें जैविक वातावरण या जैविक जीव आते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु और अपघटक। तो उनका क्या कह रहा है, वातावरण और जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों कहने का यही मतलब है, बस शब्द का हेरफेर है, तो समझिएगा, बस यही वो कहने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको पारिस्थितिक समझ में आया होगा कि पारिस्थितिकी क्या है। तो अब आगे आ जाते हैं, क्या है पारिस्थितिकी के अध्ययन के अंतर्गत निम्न 3 पक्षों का अध्ययन किया जाता है। 3 पक्ष कौन कौन से हो सकते हैं देखिएगा। 3 पक्ष क्या हैं, किसी क्षेत्र विशेष के भौतिक पर्यावरण के संदर्भ में अध्ययन, मीन्स व्हाट, किसी बड़ा सा या छोटा सा कोई भी क्षेत्र विशेष होगा, यानी क्षेत्र होगा पर्टिकुलर, उसके भौतिक पर्यावरण, ठीक है, भौतिक पर्यावरण के संबंध में। अब ये किसी क्या है, तो किसी जीवधारी के क्षेत्र विशेष के भौतिक पर्यावरण का अध्ययन कि किस प्रकार का एक जीव के आसपास का वातावरण, आसपास का पर्यावरण है, ठीक है। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा अध्ययन क्या होता है, विभिन्न समुदाय के जीवों के मध्य आपसी अंतर संबंधों का अध्ययन। विभिन्न समुदाय का मतलब हो गया, यहाँ पर देखिए कोई एक जीव होगा या कोई एक प्रकार का जीवधारी होगा, उस जीवधारी के भौतिक पर्यावरण का अध्ययन, कोई पर्टिकुलर जीव की बात कर रहा है। दूसरा पॉइंट होता है हमारा विभिन्न समुदाय के, यानी कि एक निश्चित क्षेत्र विशेष के अंदर अलग अलग प्रजाति के, अलग अलग ग्रुप के, अलग अलग समुदाय के जीवधारी होंगे, उनके वो जीवों के मध्य आपसी संबंध कि उनका आपस में किस प्रकार का कोरिलेशन है, आपस में किस प्रकार से वे सामंजस्य पूर्वक रह पा रहे हैं, आपसी मतभेद या कह दिया जाए कि कार्य करने की क्षमता या समाप्त वो क्यों नहीं हो रहे हैं, क्यों आखिर वो सामंजस्य स्थापित कर लिए हैं, ठीक है। तो आप यहीं पर देख पा रहे विभिन्न समुदाय के जीवों, अलग अलग समुदाय के जीव के मध्य आपसी अंतर संबंध। एक पहला पॉइंट क्या हुआ कि किसी विशेष जीवधारी के भौतिक पर्यावरण का अध्ययन। दूसरा, विभिन्न समुदायों के बीच आपस में क्या कोरिलेशन है, किस प्रकार से वे सामंजस्य स्थापित कर पाए हैं, इसका अध्ययन। और तीसरा पॉइंट है किसी एक समुदाय के विभिन्न जीवों के मध्य, यानी कोई एक समुदाय का विभिन्न जीवों के मध्य, यानी अलग अलग प्रकार के जीव हैं, लेकिन एक ही समुदाय के जीव कैसे उनके साथ सर्वाइव करके रह पाते हैं। इन 3 पक्षों का अध्ययन पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष के जीव का उसके भौतिक पर्यावरण के साथ अध्ययन, विभिन्न समुदाय के जीवों के आपस में संबंध का अध्ययन, एक जीव समुदाय के जीवों का अलग अलग जीवों के साथ कैसा अंतर संबंध है, इसका अध्ययन हम सभी पारिस्थितिकी में करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि पर्यावरण कार्य क्षमता क्या होता है। आप इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब देखना है पारिस्थितिकी कर्म स्थिति, निकेत, वास स्थान, ये सब क्या होता है, पारिस्थितिकी कैसे इसमें विकसित होता है, यानी कि जीवधारी और जीवधारियों का वातावरण कैसे विकसित होता है, कैसे वे सब अपना अंतर संबंध बनाते हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा कह रहा है कि पारिस्थितिकी कर्म की स्थिति, कर्मता, इसको कर्म स्थिति, कर्मता या निकेत भी कहते हैं। निकेत मीन्स होता है आवास के अंदर विभिन्न जीवधारियों के रहने का वो छोटा छोटा स्थान जो वे अपने हिसाब से अनुकूल, उसके हिसाब से अपने अनुकूलित हो गए हैं और स्थान को अपने हिसाब से परिवर्तित करके अपने अनुसार ढल गए हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि पारिस्थितिकी कर्म स्थिति को ही वही उनका निवास स्थान, छोटा स्थान, छोटा एक पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें कई प्रकार के समुदाय के जीव निवास कर रहे हैं, और उसी को कर्मता भी कहते हैं और इसी को निकेत भी कहते हैं, जहाँ पे वे अपना भोजन बनाएंगे, कार्य करेंगे, आहार श्रृंखला उनकी अपनी होगी और अपना एक दूसरे पर निर्भरता होगा, उसको हम सभी निकेत कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है पारिस्थितिकी कर्मता कौमा ये क्या है, तो किसी खास प्रजाति की उसके पर्यावरण में कार्यात्मक भूमिका, मीन्स क्या कि वह अपने पर्यावरण के प्रति अनुकूल होने के लिए और पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने के लिए कौन कौन से कार्य कर रहा है, कैसे वह अपना अस्तित्व बनाए हुए है, कैसे वह जीवन व्यतीत करता है, किस प्रकार से वह अपने आवास को अपने अनुकूल बनाता है। जैसे आपने देखा होगा पक्षी घोंसला बना करके रहते हैं, या कई पक्षी होते हैं दूसरे घोंसले में रह जाते हैं, और आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसे पशु होते हैं या छोटे जीव होते हैं जो माद में मिट्टी के अंदर रहते हैं, कई सारे जीव जो बर्फ पे रहते हैं। मछलियों का अपना एक आवास, अपना एक वास स्थान, अपना निकेत जल है, वे जल के ही अंदर अस्तित्व बनाए रख सकती हैं। जल के बाहर अगर निकालेंगे तो मर जाएंगी, वो नहीं सरवाइव कर पाएंगी। वहीं अगर घड़ियाल और कछुआ की बात करें तो वे उभयचर प्राणी है, जमीन पर भी रह लेते हैं, मेढक जमीन पर भी रह लेता है, पानी में भी रह लेता है, तो वो अपने अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र या वातावरण को ढाल लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वही कह रहा है कि पारिस्थितिकी कर्मता कौमा किसी खास प्रजाति की उसके पर्यावरण में कार्यात्मक भूमिका तथा स्थिति को प्रदर्शित करता है कि वह किस स्थिति में है और कैसे वह अपना जीवन बना रहा है, कैसे अपना आवास, अपना घर, अपना निकेत विकसित कर रहा है, किस प्रकार की उसकी आहार श्रृंखला है, कैसा उसका अन्य जीवों के साथ अंतर संबंध है। ठीक ना, तो अर्थात कह रहा है पारिस्थितिकी कर्म स्थिति से तात्पर्य जीव के लिए वह स्थान है जो उसकी सक्रियता के लिए सबसे उपयुक्त है। मतलब कि किस परिस्थिति में, किस पर्यावरण में वह एक्टिव रहेगा और बहुत ज्यादा एक्टिव रहेगा, शून्य नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा, बीमारियों का शिकार नहीं होगा, सुस्त नहीं पड़ेगा, शिथिल नहीं पड़ेगा, वह एक्टिव होकर के शिकार करेगा, उसको खाएगा और अपने जो है प्रजाति को आगे विकसित करेगा या अन्य प्रजातियों के साथ कोरिलेशन बनाएगा। वही चीज यहाँ पे कहने का मतलब है कि जीव के लिए वह स्थान जो उसकी स्थिति, उसकी सक्रियता के लिए है, सबसे उपयुक्त होता है। मछली की कर्म स्थिति कर्मता या निकेत जल होता है, जैसा कि हमने आपको बताया कि पक्षी पेड़ों पर घोंसला बना करके रहते हैं, घरों में रह करके कई पक्षी अपना जीवन निर्वाह करते हैं। कई पक्षी जैसे कोयल होती है दूसरे पक्षी के घोंसले को अपना लेती है। तो इस प्रकार के पारिस्थितिकी हम सभी को देखने को मिलते हैं अपने आसपास। यह वास स्थान आवास से भिन्न है। क्यों भिन्न है, आपको हमने बताया। आवास स्थान बड़ा आवास होता है, वास स्थान एक बड़ा आवास होता है या बड़ा स्थान होता है जिसके अंतर्गत कई सारे निकेत हो सकते हैं। और निकेत मीन्स होता है कई सारे जीवधारियों का अपना अपना रहने का स्थान और अपने अपने वातावरण, उनका बनाया हुआ वातावरण, उनका अन्य जीवों के साथ बनाया हुआ सह संबंध, अंतर संबंध या कोरिलेशन। तो वही चीज कह रहा है कि यह वास स्थान आवास से भिन्न है क्योंकि वास स्थान एक वातावरण विशेष का स्थान है। मतलब पूरे वातावरण को हम लोग वास स्थान या आवास कहेंगे जहाँ पर जीवन निवास करता है। मीन्स जहाँ पर अस्तित्व बहुत सारे जीव बनाए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी जीव उसी अनुसार वातावरण में रहे जैसा दूसरा जीव रहता है। क्योंकि जहाँ तक हो गया निवास करता है
पारिस्थितिक कर्म स्थिति से न केवल जीव द्वारा प्राप्त किया गया भौतिक स्थान है, मतलब क्या भौतिक स्थान मतलब नेचर ने उसको क्या दिया, प्रकृति ने उसको कहाँ जन्माया है, आसपास उसके किस प्रकार के पेड़ पौधे हैं, किस प्रकार से जल है, तालाब है, नदी है, सागर है, किस प्रकार के झील में या रुके हुए पानी में कैसा उसका आसपास का वातावरण, मिट्टियां कैसी हैं, जो नेचर उसको प्रदान कर दिया है। तो वही कह रहा है कि पारिस्थितिक कर्म स्थिति में न केवल जीव द्वारा प्राप्त किया गया भौतिक स्थान यानी जो नेचर ने दिया है, वरन उसके जैव समुदाय में क्रियात्मक भूमिका है कि वह अन्य जीवों के साथ कैसे एक्टिव होकर के रह रहा है और कैसे वो प्रकृति के साथ सहसंबंध स्थापित किया हुआ है। अब देखेंगे हम सभी, आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, क्लास से आप कर पा रहे होंगे कोरिलेशन, बहुत अच्छे से आप जुड़े होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आता है कर्म स्थिति या निकेत का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो सबसे पहले प्रयोग देखिएगा ग्रीनेल महोदय ने किया। ठीक है, तो क्या कह रहा है, कर्म स्थिति निकेत या निकेत शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, ग्रीनेल महोदय ने किया। प्रत्येक जाति के उस आवासीय भाग के लिए किया है जिसमें वह कार्य संपन्न करता है, घर बनाता है, भोजन करता है, अपने प्रजाति को विकसित करता है और समाप्त हो जाता है। फिर देखिएगा, पारिस्थितिकी निकेत की विविधता जितनी अधिक होगी, यानी विविधता मतलब क्या हम कह सकते हैं, वैरायटी, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु आपस में सहसंबंध स्थापित करके रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, पारिस्थितिकी निकेत की विविधता यानी कि नेचर भी उसको संपन्न बनाए हो अपने जो है नेचुरल शक्तियों से, मतलब कहने का है कि पेड़ पौधे, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, वातावरण उस जीवधारी के आसपास बहुत अच्छे से सामंजस्य स्थापित करके रह पाए, ताकि वह भी इस विविध मतलब होता है विभिन्नता, विविधता, अलग अलग प्रकार का उसके आसपास का क्षेत्र हो, लेकिन उसके अनुरूप हो। ठीक है, होगी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह ज्यादा व आहार श्रृंखला बड़ी होगी। ऊर्जा प्रवाह का मतलब है एक 10% का सिद्धांत चलता है, आपको आगे बताया जाएगा कि यदि कोई भी जीव को अन्य जीव खाता है तो उसके पूरे शरीर की 10% ऊर्जा उस शरीर में अगले जीव जंतु के शरीर में चली जाती है, और उस जंतु को अगर कोई और खाता है तो उसकी 10% ऊर्जा अगले जंतु में चली जाती है। तो वही कह रहा है कि ऊर्जा प्रवाह ज्यादा व आहार श्रृंखला देखिएगा बड़ी होगी। ऊर्जा प्रवाह ज्यादा और आहार श्रृंखला का मतलब है कि जब भी संपन्नता होगी, जब भी पारिस्थितिकी में विविधता होगी तो अलग अलग प्रकार के जीव जंतु आएंगे, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, घास या प्राकृतिक चीजें जो कि जंतुओं के लिए बनी हुई है खाने के लिए, उसकी संपन्नता होगी तो ऊर्जा प्रवाह ज्यादा, यानी कि ज्यादा जीव जंतु होंगे तो एक दूसरे को खा करके, जैसे आपने ये श्रृंखला पढ़ते हैं कि आपने देखा होगा घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है, सांप को चील खाता है। तो यहाँ पर क्या 10% ऊर्जा आगे बढ़ रही है, तथा जब अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हैं तो आहार श्रृंखला में भी वृद्धि हो रही है और ऊर्जा प्रवाह भी ज्यादा हो रहा है, एक दूसरे को जीव जंतु खा रहे हैं जैसा उन अपने अनुरूप खाना चाहिए। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जिससे प्रजातियों की संख्या में कम उतार चढ़ाव होगा। मतलब क्या है, जीव जंतु ज्यादा हो जाए लेकिन खाने की चीजें या ऐसे जीव जंतु जिनको दूसरे जंतु मार के खाते हैं वे कम हो जाए, तो भूख से, प्यास से या पर्यावरणीय परिवर्तन से पेड़ पौधे सूख जाएंगे, जीव जंतु मर जाएंगे। लेकिन जब ऊर्जा प्रवाह और आहार श्रृंखला ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, उसके लिए विविधता उत्तरदायी है। तो संख्या में कम उतार चढ़ाव होगा, मतलब अचानक में बहुत सारे जीव नहीं नष्ट होंगे और अचानक में बहुत सारे जीव भी नहीं वृद्धि होंगे, क्योंकि नेचर ने एक बना रखा है कि जब भी कोई भी जीव जंतु ज्यादा हो जाते हैं तो अचानक में अलग अलग प्रकार की समस्याएं अपने आप उत्पन्न हो जाती है और वो सर्वाइव करके या तो समाप्त हो जाते हैं या तो वे बदल जाते हैं, उसके अनुरूप ढल जाते हैं। तो यही कहने का मतलब है कि जब जैव विविधता, यहाँ पर कह रहा है कि जब क्या होगा, पारिस्थितिक निकेत की विविधता अधिक होगी तो आहार श्रृंखला और ऊर्जा प्रवाह में वृद्धि होगी, तो क्या हो जाएगा, उतार चढ़ाव कम होगा। मतलब क्या, बहुत सारे पेड़ पौधे अचानक नहीं सूख जाएंगे या जीव जंतु अचानक नहीं उनको खा लेंगे। पौधे कम हो, खाने वाले जीव जंतु ज्यादा हो तो जाहिर सी बात है पौधे समाप्त हो जाएंगे। या जानवर कम हो, छोटे जानवर कम हो तो बड़े जानवर उनको खा लेंगे तो भी दिक्कत होगा, वो समाप्त हो जाएंगे। या बड़े जानवर उनको जब खा लेंगे तो कुछ जानवर भूखों मर जाएंगे। तो यहाँ पर यही कहने का मतलब है कि क्या हो जाएगा, बैलेंस बना रहेगा, उतार चढ़ाव कम होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम सभी को पारिस्थितिकी कर्म स्थिति या निकेत को पढ़ना है, समझना है,
तो सभी बातों की चर्चा अच्छे से करेंगे। अब देखना होगा पारिस्थितिकी निकेत को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो पारिस्थितिकी निकेत को प्रभावित कर सकती हैं, यानी जीव जंतुओं के जो एक पारिस्थितिकी है, जो उनके अनुसार एक वातावरण है, उसको प्रभावित कर सकते हैं, ताकि उन पर कोई नुकसान हो जाए, या तो समाप्त हो जाए, या तो अपने आप को किसी ऐसी स्थिति में परिवर्तित कर ले जो एकदम अलग हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या प्रभावित कर सकता है देखेंगे। तो सबसे पहले संख्या प्रभावित करता है, दूसरी बात निकेत प्रभावित करता है, और तीसरा पॉइंट हम लोगों को मिल जाता है आवास प्रभावित करता है। यानी संख्या किसकी होगी, तो संख्या उन्हीं जीव जंतुओं की संख्या होगी जो अगले जीव जंतु के आहार बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा पारिस्थितिकी निकेत को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, किन बातों की वजह से पारिस्थितिकी निकेत प्रभावित हो जाएगा, जीव जंतु मर जाएंगे या स्थान छोड़ करके चले जाएंगे कह सकते हैं। तो पहला है हम लोगों का संख्या का घनत्व। ठीक है, कि जीव जंतुओं की, पेड़ पौधों की, जीवधारियों की संख्या कितनी है और कितने घनत्व में है, उसको समझना होगा। इसके बाद प्रजाति का क्षेत्र क्या है, जो निकेत है उसका, जो निकेत में जो अलग अलग प्रकार की संख्या है जीव जंतुओं की, उसका क्षेत्र क्या है या कितने एरिया तक वो फैला हुआ है। भोजन या आहार की प्रवृत्ति क्या है, यानी कि जो निकेत में जो जीवधारी निवास कर रहे हैं उनके भोजन की और उनके आहार की क्या प्रवृत्ति है, कैसे वे अपना भोजन बना रहे हैं और किस प्रकार के आहार को वो ग्रहण कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, उस पर निर्भर करता है। यदि उनके अनुसार आहार नहीं मिला तो भी वो समाप्त हो जाएंगे। यदि प्रजाति का क्षेत्र, यानी कि जो उनका जो क्षेत्र है वो उसमें कम और ज्यादा हो गया परिवर्तन, तो भी उन्हें समाप्त हो जाना है। संख्या का घनत्व, तो संख्या में अगर ज्यादा वृद्धि हो जाएगी तो भी दिक्कत है, कम वृद्धि हो जाएगी तो भी दिक्कत है। तो एक बैलेंस बना रहना चाहिए, अन्यथा निकेत प्रभावित हो सकता है। अगला देखते हैं हम सभी। निकेत मतलब ही होता है कि जीव जंतुओं का अपना एक निश्चित क्षेत्र हो जिसपे वे पर्यावरणीय अंतर संबंध बनाए रखते हैं। तो निकेत भी उनको प्रभावित कर सकता है। कैसे? यदि निकेत की स्थान की ऊंचाई बहुत है और वह जीव जंतु उतना ऊपर नहीं जा सकता है तो क्या हो जाएगा, वह किन्हीं न किन्हीं कारणों से नष्ट हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, तो कह रहा स्थान की स्थिति, यानी जो उसका आवास है, जो उसका निकेत है, वह कितना ऊंचा है, क्या जीवधारी के अनुरूप है, यदि नहीं है तो उसको समाप्त होना निश्चित है। ये भी कारक है, प्रभावित करता है। फिर दैनिक समय की अवधि, दिन की अवधि क्या है। ठीक है, आपने देखा होगा दिन की अवधि, यदि आपने देखा होगा ठंडक में बहुत से जीव जंतु होते हैं जो ठंडक में कहते हैं कि दिन छोटा होता है, रातें बड़ी होती हैं, तो बहुत सारे जीव जंतु होंगे जिनके लिए दिन की अवधि कम होगी, या ध्रुवों पर जो रहते हैं, टुंड्रा प्रदेशों में जो रहते हैं, या शीतोष्ण कटिबंध में, शीत कटिबंध में जो जीव रहते हैं, उनके निकेत में ठंडक पड़ जाएगी या अचानक में उनके जलवायु में परिवर्तन हो जाएगी, दिन की अवधि कम होगी, रातें बड़ी होने लगेंगी या रातें छोटी होंगी, दिन बड़ा होगा, तब भी उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा। क्योंकि जो भी वातावरण है वो सूर्य के प्रकाश से ही जलवायु का निर्धारण होता है। तो उसको देखिएगा, दैनिक समय की अवधि कितनी है वो भी डिस्टर्ब कर सकता है। आहार तथा संख्या में अनुपात, उनके आहार में अगर कमी हो गई या उनकी संख्या के अनुपात में कमी हो गई, आहार कम संख्या ज्यादा, तभी वो उन्हें मर जाना है। संख्या कम आहार ज्यादा तो कम संख्या रहेगी, आहार ज्यादा रहेगा तब भी डिस्टर्ब हो जाना है उनको, और आहार कम रहेगा संख्या रहेगी ज्यादा तो भी नष्ट हो जाना है। तो दोनों में बैलेंस अच्छा होना चाहिए आहार तथा अनुपात में। अब हम लोग देखते हैं आवास, यानी आवास के अंतर्गत निकेत है, निकेत के अंदर संख्या है। ठीक है, तो आवास देखेंगे, आवास क्या है, उच्चावच। उच्चावच को हम सभी ऊंचाई कहते हैं। आपने देखा होगा कि उच्चावच मतलब जो उनका ढाल होता है, ऊंचाई वाला ढाल, उसको उच्चावच कहते हैं। और जो ऊंचे से नीचे सरकते हैं, स्लाइडिंग होती है पर्वत की, उसको हम सभी कहते हैं, या कह सकते हैं पठारों की, उसको हम सभी कहते हैं ढाल। ठीक है, इसके बाद मृदा की उर्वरता, कि जहाँ पे वो निकेत उन लोगों का है, जहाँ पे जीव जंतु जीवधारी निवास करते हैं, वहाँ की मृदा की क्या उर्वरता है, तो उसको भी समझना बहुत ही आवश्यक होगा। तो आवास, ऊंचाई, आवास में ऊंचाई और ढाल की मृदा। ढाल की मृदा का मतलब आप समझ रहे होंगे, ये मृदा की ढाल मत समझिएगा। जैसे ये उच्चावच है
तो ये यहाँ से जब देखेंगे तो ये उच्चावच है, लेकिन अगर यहाँ से आप देखेंगे तो ये क्या है, ये जो मृदा है उसकी ढाल की बात हो रही है। तो इन दोनों में अंतर है और मृदा की उर्वरता तो आप समझ पा रहे हैं कि मिट्टी में कैसी उर्वरक क्षमता है जिससे नए प्रकार के पेड़ पौधे जन्म ले और जीव जंतुओं का भोजन पर्याप्त रूप से मिल सके। अब हम सभी को देखना होगा पारिस्थितिकी अध्ययन के उपागम या पारिस्थितिकी इकोलॉजी की कितनी शाखाएं हैं, कितने इसके शाखाएं कह सकते हैं हम सभी, या हम सभी कह सकते हैं प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पे समझना होगा पारिस्थितिकी अध्ययन के क्या क्या अप्रोचेस यानी उपागम है, शाखाएं हैं या प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम सभी जानते हैं यह मुख्य रूप से दो प्रकार का है, स्व पारिस्थितिकी और दूसरा समुदाय पारिस्थितिकी। तो स्व मतलब आप सभी समझते हैं स्वयं होता है, जिसको इंग्लिश में ऑटो कहते हैं। तो स्व मतलब एक जाति का यानी कि एकाकी जाति का अन्य समूहों के साथ, अन्य समुदायों के साथ, उसके वातावरण के साथ कैसा अंतर संबंध है, किस प्रकार की परिस्थितियों में वह निवास करता है, कैसे उसका समुदाय के साथ, अन्य समुदाय के साथ उसका अंतर संबंध है, उसका अध्ययन किया जाता है। खाद्य श्रृंखला का, खाद्य जाल का, कि एक प्रकार का जो एक जीव या एक ही जाति है, इस सिंगल स्पेसीज हम कह सकते हैं, एक ही जीव के या एक ही जीवधारी के जाति का एक जैसे का अन्य के साथ अध्ययन। ठीक है, दूसरा हम सभी का समुदाय पारिस्थितिकी है, इसमें हम सभी ग्रुप का अध्ययन करते हैं, एक जैसे ग्रुप के जीवों का अन्य ग्रुप के साथ या उस जैसे ग्रुप के साथ अध्ययन। ठीक है, इसके भी तीन प्रकार हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिएगा, पहला है स्व पारिस्थितिकी, दूसरा है समुदाय पारिस्थितिकी। स्व को ऑटो कह सकते हैं, स्वयं कह सकते हैं, सेल्फ कह सकते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है देखिएगा, किसी निश्चित पारिस्थितिकी तंत्र में, यानी कि एक निश्चित पारिस्थितिकी तंत्र हो, यानी उसकी एक श्रृंखला हो, रहने की, खाने की और उसके आसपास के वातावरण का एक निश्चित क्षेत्र हो, उसमें किसी एक जाति की कह रहा है, एक निश्चित क्षेत्र में एकाकी जाति या एक जाति सिंगल स्पीसीज का उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है कि पर्यावरण और अन्य जीव जंतुओं के साथ उसका क्या रिलेशन है, इसका अध्ययन स्व पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। एक ही जाति का, एक ही जीव का एक जैसे ही जाति का अन्य के साथ, इसको बात को समझिएगा कि यहाँ पर एक का क्या मतलब है, स्व का क्या मतलब है। आगे देखते हैं, दूसरा है समुदाय पारिस्थितिकी। तो समुदाय पारिस्थितिकी में एक ही स्थान पर पाए जाने वाले समस्त पादप एवं जीव जंतुओं, ठीक है, जिसको हम सभी जीवधारी कह सकते हैं, की रचना और उसके साथ की रचना और व्यवहार तथा उनके स्थान के वातावरण के संबंधों का अध्ययन। बहुत अच्छी बात इसने कही है। यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है, एक ही स्थान पर, जैसे यहाँ पर मिला, किसी निश्चित पारिस्थितिकी तंत्र में एक जाति या एकाकी जाति या एक जैसे जाति का उसके पर्यावरण के साथ या उन जैसे जीव जंतुओं के साथ क्या करना है, अंतर संबंध का या अध्ययन समझना है उसको। वैसे ही समुदाय पारिस्थितिकी, समुदाय का मतलब ही होता है कम्युनिटी यानी कि ग्रुप। तो यहाँ पर देखना है, एक ही स्थान पर पाए जाने वाले समस्त पादप, यानी जितने पादप हो, जितने जीव जंतु हो, उन सभी जीव जंतुओं की रचना यानी कि किस प्रकार से नेचर ने उन्हें बनाया, उनकी बनावट, व्यवहार यानी कि उनके अन्य के साथ कैसे व्यवहार है, कैसे वह अन्य जीव जंतुओं के साथ सामंजस्य किया है उसको, तथा उसके स्थान यानी किस निश्चित स्थान पर वह रहता है, उन सभी के वातावरण के साथ जो भी अंतर संबंध है, जो भी कोरिलेशन है, उसका अध्ययन समुदाय पारिस्थितिकी में होता है। तो आई होप आप समझ पाएंगे। समुदाय पारिस्थितिकी तीन प्रकार में बांटा गया है। पहला है हम सभी का आबादी पारिस्थितिकी, मतलब कि किसी जीव की, किसी जंतु के समूह की कितनी आबादी है, कितने निश्चित क्षेत्र तक फैला है, उसकी जनसंख्या क्या है। दूसरा होता है समुदाय पारिस्थितिकी। तो समुदाय पारिस्थितिकी में कम्युनिटी का देखते हैं कि किस प्रकार के एक ही समुदाय के जीव जंतु या अलग अलग समुदाय के जीव जंतु कैसे रहते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे उनका वातावरण के साथ अंतर संबंध है, उसका समझना है।
पारिस्थितिक तंत्र या पारिस्थितिक यानी कि उन जीव जंतुओं की, उन समुदाय के सदस्यों की, पादपों की कैसी पारिस्थितिकी तंत्र, किस प्रकार के वातावरण में वे रहते हैं। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र आप देखते होंगे, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र आप देखते होंगे। तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र होता है, तो उसकी सबकी एक श्रृंखला होती है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है आबादी पारिस्थितिकी तंत्र में किसी स्थान पर एक ही पादप अथवा जंतु जाति विशेष के, यानी एक विशेष जाति का कोई जंतु होगा, कोई एक विशेष प्रजाति का पादप होगा, उसके संपूर्ण सदस्यों द्वारा निर्मित आबादी उस जैसे, किस प्रकार से, उस जैसे जीव की, उस जैसे पौधे की पॉपुलेशन क्या है, आबादी क्या है उसका, तथा करा इससे वातावरण के साथ तथा उन जीव जंतुओं का और उस निश्चित जो भी आबादी जिसकी ज्यादा है उसका, उसके पर्यावरण के संबंधों के साथ या उस जैसे जीव जंतु या पादपों का उस पर्यावरण पर क्या प्रभाव है उसका अध्ययन हम सभी आबादी पारिस्थितिकी में करते हैं। तो उसको बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि कोरिलेशन करना बहुत ही जरूरी होता है किसी टॉपिक का। तो अब देखते हैं समुदाय पारिस्थितिकी क्या है। यहाँ पे कह रहा है कि कम्युनिटी, यानी कम्युनिटी मीन्स होता है ग्रुप या समुदाय, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है किसी स्थान पर पाए जाने वाले सभी जाति, आबादी में देखिए क्या कहा, एक ही पादप या जीव जंतु के, जंतु जाति के, जाति विशेष के संपूर्ण सदस्यों के साथ, यहाँ पे एक कहा, यहाँ पर देखिए कह रहा है किसी स्थान पर पाए जाने वाले, यहाँ ध्यान रखिएगा सभी कह रहा है, क्योंकि समुदाय का मतलब ही होता है सभी, सभी जाति के जीवधारियों जैसे, यानी कि संपूर्ण जाति के जो भी जीवधारी हैं अलग अलग प्रकार के, सबका, समस्त का क्या, उसमें पादप होंगे, जीव जंतु होंगे तथा कवक होंगे, जैसा कि जैविक में आता ही है, पादप आते हैं, जीव जंतु आते हैं, अपघटक, सूक्ष्म जीव या कवक आते हैं, जिसको आप माइकोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा पादप, जीव जंतुओं, जीवाणुओं या कवकों, जिनको जीवधारी का नाम दिया जाता है, की आबादियों द्वारा निर्मित जैविक समुदाय, यानी कि पौधों की, जीव जंतुओं की, कवकों की यानी अपमार्जक की, अपघटक की कैसी आबादी है, कैसे निश्चित क्षेत्र पर उसका प्रभाव है और उसका अध्ययन तथा निर्मित जैविक समुदाय का मतलब आपस में लगकर वो लोग कैसे कोरिलेशन बना के रह रहे हैं, कैसे उसी निश्चित क्षेत्र में सांप रहता है, उसी निश्चित क्षेत्र में मोर रहता है, उसी निश्चित क्षेत्र में डॉग रहता है, उसी निश्चित क्षेत्र में पट्टू रहता है, मतलब कि तोता, वो तो क्या कहते हैं, उसका आपस में कैसा संबंध है, क्यों नहीं सबको मार के खा जा रहा है, क्यों नहीं, आखिर इतनी सारी घास है, इतने सारे पेड़ पौधे, जीव जंतु क्यों सारे पेड़ को खा के नहीं नष्ट कर दे रहे हैं। तो इन सभी बातों का समझना होगा कि उसके निर्मित जो जैविक वातावरण यानी कि पादपों, जीव जंतु तथा कवकों द्वारा जो निर्मित वातावरण है उसका, तथा उसका जो वातावरण, भौतिक वातावरण है उसके साथ कैसा कोरिलेशन है, उसके अंतर संबंधों का अध्ययन हम लोग समुदाय पारिस्थितिकी में करते हैं। अब आता है पारिस्थितिकी तंत्र या पारिस्थितिकी, इसको तो पता ही है, खाद्य जाल, ऊर्जा का पिरामिड या कहते हैं जलीय तंत्र, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, तो उस सभी को अध्ययन करना होगा। तो यहाँ पे कह किसी स्थान के पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक और अजैविक घटक, जैविक घटक मतलब जो भी पादप, जीव जंतु और अपघटक है, और अजैविक में क्या आ जाएंगे, पेड़ पौधे, वनस्पतियां, सागर, झील, नदियां, मरुस्थल, हिमनद, हिमकण, कह सकते हैं ग्लेशियर, ये सब किसमें आएंगे, अजैविक में आएंगे। तो उन घटक के पारस्परिक संबंध यानी आपस में क्या संबंध है उनका, तथा इन घटकों के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, जैसा मैंने आपको बताया 10% ऊर्जा का नियम है, तो ऊर्जा का प्रवाह की कैसे एक जंतु से या एक पौधे से, जैसे घास को हिरन खाएगा तो घास को खाने के बाद हिरन के शरीर में ऊर्जा आएगी, और जब उसी हिरन को शेर खाएगा तो शेर के शरीर में 10% ऊर्जा पहुंच जाएगी, तो उसको ऊर्जा प्रवाह कहते हैं। या आप कह सकते हैं कि कोई भी जीव जंतु मरेगा, सड़ेगा, जीवाश्म बनेगा, घटकों द्वारा नष्ट किया जाएगा, तो उसकी ऊर्जा, उसके शरीर का जो पोषक तत्व है उससे जो अपमार्जक है वो तो जीवन लेंगे ही, लेकिन अब जो भी बचेगा वो जमीन में जीवाश्म के रूप में हो जाएगा। फिर आप उसी पर कोई पौधा लगा दीजिए तो उसी ऊर्जा से, उसी मिट्टी के उस ऊर्जा से वो पौधा विकसित होगा, तो वो मिट्टी की ऊर्जा फिर पौधे में आ जाएगी, फिर पौधे को कोई जीव खाएगा, वो ऊर्जा उसके जीव के अंदर आ जाएगी। तो यही ऊर्जा का प्रवाह है,
यहाँ पे कह रहा है तत्वों के चक्रीकरण यानी कि साइकिल ऑफ मिनरल्स, जो भी तत्व है, खनिज लवण है, धरती के अंदर है या पेड़ पौधों में है, जीव जंतुओं में है। अब जो है यदि मेढक को सांप खाता है तो मेढक के शरीर में जो भी जीव जंतु, जो भी उसके अंदर ऊर्जा रही होगी, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन या जो भी उसके शरीर में उसको चलाने के लिए जो भी प्रकृति ने ऊर्जा दी होगी वह किया होगा, वह सांप के शरीर में चला गया। तो यही कहा कि तत्वों के चक्रीकरण, और तत्वों का चक्रीकरण में हम सभी नाइट्रोजन चक्र है, जल चक्र है, ऑक्सीजन चक्र है कि किस प्रकार से हम देखते हैं सभी लोग कि नाइट्रोजन होता है, फिर नाइट्रोजन को पेड़ के द्वारा बहुत सारे बैक्टीरिया जमीन तक लाते हैं, फिर वो उसी नाइट्रोजन से वह चक्रीकरण होता रहता है। कार्बन चक्र हम सभी ने पढ़ा ही है, ऑक्सीजन चक्र सब जानते हैं जिसको जैव भू रासायनिक तत्व भी कहते हैं। तो यहाँ पर इन तत्वों का चक्रीकरण जो है वो नेचर में चलता रहता है, पारिस्थितिकी तंत्र में अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। तो ये जो ऊर्जा का प्रवाह है और ये जो पारिस्थितिकी तंत्र है, एक जीव से दूसरे देश में, दूसरे जीव से तीसरे जीव में, चौथे जीव में, फिर वापस वो अपमार्जक उसको मिट्टी में मिला करके फिर से कुछ न कुछ उपज करते हैं, कुछ न कुछ निकलता है। तो इस प्रकार से जल चक्र आपने देखा होगा कि पानी बरसता है, फिर वाष्प बन करके संवहन होकर के पानी वाष्प बन करके उड़ जाता है, फिर संघनन होकर के बूंदे के रूप में परिवर्तित होकर के नीचे आता है, फिर भाप बनता है, कुछ भाप बन के उड़ जाता है, कुछ पौधों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, कुछ जीव जंतु द्वारा पी लिया जाता है। तो इस प्रकार से जल चक्र क्या चलता रहता है। तो वैसे वही तत्वों का चक्रीकरण, जो भी मिनरल्स कह सकते हैं, खनिज लवण कह सकते हैं, या कह सकते हैं जल चक्र, तो या नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र, तो सब उसी तत्वों के चक्रीकरण में आएंगे तथा खाद्य जाल आदि का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो उसके बाद फिर हम सभी और अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो आपको ये क्लास बड़ी अच्छी लगी होगी, बहुत समझ में आई होगी, आपको रिलेट कर पा रहे होंगे कि इसमें बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको लर्न करने हैं और एग्जाम में हूबहू 1 by 1 हम सभी से पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको ऐसे ही क्लासेस मिलती रहेगी बच्चों। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास के लिए। नोट्स बनाइए, अच्छे से नोट करिए और अच्छे से समझने का प्रयास करिए। कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके सवालों का जवाब देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ऐसे ही क्लास को अप्रिशिएट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।